आज चिन्मय प्रभु की जमानत पर सुनवाई है। ये बड़ी खबर आपको बताएं। चटगांव की अदालत में सुनवाई होगी। एक हफ्ते से जेल में बंद है चिन्मय प्रभु और आज चटगांव की अदालत में सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही वो जेल के अंदर है और आज चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मामले में आज सुनवाई होगी। तो बांग्लादेश इस वक्त बर्बरता के हालात झेल रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात और ज्यादा खराब हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस्कॉन के संतों को बिना वारंटी गिरफ्तार किया गया। आज बांग्लादेश की अदालत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी और चटगांव की एक अदालत ने पिछले सप्ताह राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है। हर रोज मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। भारत से लेकर दुनिया भर के तमाम देशों में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं भारत बांग्लादेश के पेट्रापोल बॉर्डर पर 20,000 हिंदुओं ने हुंकार भरी। एक दिन के लिए ट्रेड बंद कर दिया, जो व्यापार है उसे बंद कर दिया। और इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बांग्लादेश में चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला हुआ है। इस्कॉन प्रवक्ता राधा रमण दास की तरफ से यह दावा किया गया है। कट्टरपंथियों ने चिन्मय दास के वकील पर हमला किया है। चिन्मय दास के वकील के घर में तोड़फोड़ भी की गई है। राधा रमण की तरफ से इस बात का दावा, चिन्मय दास के वकील रमन रॉय आईसीयू में एडमिट हैं। राधा रमण दास की तरफ से यह दावा और यह तस्वीर भी सामने आ रही है। तो आज एक तरफ चटगांव की अदालत में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर इसके खिलाफ जो याचिका लगाई गई इस पर सुनवाई है और वहीं उनके वकील पर हमला। और इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों और गिरफ्तार आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज बुलंद किया। आप देख रहे हैं तस्वीरें। बांग्लादेश मुद्दे पर बंगाल में बीजेपी का यह हल्ला बोल है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे और बांग्लादेश में जिस तरह की बर्बरता बढ़ती गई है, अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। पेट्रापोल बॉर्डर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, कैसे संबोधित किया है, आपको सुनवाते हैं। If the government is not taking appropriate step and that neutralize the matter, next week 5-day continuous trade blockade will be happen. Our program and movement are continuing. It's not a movement. It's a fight for existence of the Hindus in Bangladesh. तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना। पेट्रापोल बॉर्डर पर एकजुट हिंदुओं ने बांग्लादेश सरकार को पहला झटका भी दिया है। एक दिन के लिए बांग्लादेश के साथ को ट्रेड बंद कर दिया गया। कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन पर एक दिन के लिए रोक लगाई रहेगी। अगले हफ्ते 5 दिन कारोबार को बंद रखने की तैयारी भी अब हो रही है। हमला बंद नहीं हुआ अगर हिंदुओं के खिलाफ, तो जनवरी से ट्रेन पर पूरी तरह से जो ट्रेड है इस पर पूरी तरह से रोक की जो मांग है वो की गई है। लेकिन सवाल यह है कि पेट्रापोल बॉर्डर बंद हुआ तब क्या होगा। पेट्रापोल बॉर्डर बांग्लादेश के लिए बहुत अहम है और ये समझिए कि आखिर क्यों अहम है। भारत बांग्लादेश के बीच 70% कारोबार जो व्यापार होता है इसी बॉर्डर इलाके से होता है। साल 2024 में अब तक का 30,420 करोड़ का व्यापार हो चुका है और इसी बॉर्डर से, इसी इलाके से, इसी सीमा से हर साल 6 लाख बांग्लादेशी भारत भी आते हैं। तो इसलिए ये बॉर्डर बहुत अहम है। अगर ये बॉर्डर बंद होता है तो नुकसान ज्यादा होगा। और हिंदुओं में अत्याचार के विरोध में देश दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत सरकार से इस पूरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की मांग की है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। वहां पर हिंदू जो नेता है उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कई जो संत हैं उनको गिरफ्तार किया गया। हालात को लेकर यूनाइटेड नेशंस में मांग उठाने की मांग ममता बनर्जी कर रही है। आप देखिए। Governments of India can take up the matter with the United Nations so that they can send the peacekeeping force in Bangladesh and we can get rid of people from Bangladesh.
तो ममता बनर्जी को आपने सुना और ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म है उसका मुद्दा यूएन में ले जाने की मांग की है। तो बीजेपी इसे इस मामले के घड़ियाली आंसू इसे बता रही है। ममता बनर्जी के बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू न बहाएं। वहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बहाने सियासी एजेंडा साधने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत में भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथी, उग्रवादी और एंटी हिंदू सरकार है। राशिद अल्वी भी महबूबा मुफ्ती की तरह बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन भारत में भी कुछ यही हाल है। सियासी बयानबाजी तेज है और जैसे जैसे ये बवाल ज्यादा हो रहा है, सियासत भी तेज हो रही है। सियासी एजेंडे कैसे नेता साधे हुए हैं, आपको सुनवाते हैं। और 1941 में बांग्लादेश में 28% हिंदू था, आज हो गया 7.65%। बांग्लादेश में कम हो रहा है और आज यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो कौन, ये क्या प्रमाण करता है? यूएन पीस कीपिंग फोर्स बांग्लादेश में नहीं चाहिए, वो तो बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार तो डिसाइड करेंगे और यूएन डिसाइड करेंगे। शांति का पीस कीपिंग फोर्स यहाँ दरकार है, जहां पर दंगा लगाया जाता है। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा में दंगा लगाया गया, कौन लगाया, इसको एनआईए इन्वेस्टिगेशन करे। हमारा चीफ मिनिस्टर क्लियर करके बता दिया कि बांग्लादेश एक अलग वो देश है और हम लोग एक स्टेट है। सो हमारा तरफ से, स्टेट के तरफ से ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगा वो रीति माफिक स्टेट सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ तो करना चाहिए। ये जो रेगुलर इंसिडेंट और जो रेगुलर जो न्यूज़ आ रहा है वो तो ठीक नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है और उसका पार्टी भाजपा यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, तो ये कैसे? तो सीएम ने बोला तो आप लोग कुछ कीजिए। देखिए, जाहिर है बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे हिंदू भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। वही काम भारत के अंदर हो रहा है। गुजरात के अंदर मस्जिदें डिमोलिश कर दी गई, कब्रिस्तान ख़त्म कर दिए गए। उत्तराखंड से खबरें आती हैं मस्जिद के ख़िलाफ़। उत्तर प्रदेश में संभल आप देख ही रहे, बदायूं से खबर आ रही है, वहाँ पे भी मस्जिद का झगड़ा पैदा किया जा रहा है। तो इस तरीके के हालात तो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश से भी ज़्यादा ख़राब है। जिस प्रकार से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ संतों की गिरफ्तारी हो रही है, संतों के समर्थकों की गिरफ्तारी हो रही है, अदालतें उनको जमानत नहीं दे रही है, तो एक प्रकार से एक बड़ा नरसंहार करने की एक साजिश बांग्लादेश में चल रही है, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार अपने राजधर्म का पालन करे, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। तो बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हो रहे, तो वहीं दूसरी तरफ वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे इस्कॉन के 63 संतों को बांग्लादेश की सरकार ने भारत नहीं आने दिया। कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने दावा किया है कि इन संतों को भारत में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आना था, लेकिन इन्हें बॉर्डर पर ही बांग्लादेशी अथॉरिटी ने रोक दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश अल्पसंख्यक परिषद ने यूनुस सरकार ने हिंदू वकीलों और पत्रकारों पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने कहा है कि चटगांव के 70 अल्पसंख्यक वकीलों और 2 पत्रकारों पर क्रूड बम विस्फोट और कारों में तोड़फोड़ करने के आरोप सही नहीं है, इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। इन संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती है कोई वकील इस्कॉन या फिर चिन्मय प्रभु का केस लड़े, इसलिए वो वकीलों को परेशान कर रही है। और यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चिन्मय प्रभु, उनके वकील, क्योंकि आज चटगांव की अदालत में सुनवाई भी उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 1 हफ्ते से जेल के अंदर है। और राधा रमण दास, उनकी तरफ से अब यह दावा किया गया और यह तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ना सिर्फ बयान है बल्कि तस्वीर है चिन्मय दास की आज जमानत याचिका पर सुनवाई, लेकिन उनके वकील पर जानलेवा हमला हुआ और उनके वकील की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में काफी गंभीर हालत में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि ब्रिटिश संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा भी। सांसद बैरी गार्डनर ने
ये मुद्दा उठाया है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये गार्डनर की तरफ से कहा गया। सांसद प्रीति पटेल ने भी इस बात का मुद्दा उठाया। धार्मिक आधार पर हिंसा रुकनी चाहिए बांग्लादेश में, ये भी पटेल की ओर से कहा गया। और क्या कुछ बात कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश संसद में ये मामला उठा है और पूरी दुनिया भर में इस वक्त बांग्लादेश में जो जुल्म ढाया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उस पर किरकिरी हो रही है बांग्लादेश की ही, उनकी सरकार की, उनकी यूनुस सरकार की। हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ बात उठी है ब्रिटिश संसद में? बिल्कुल, देखिए, ब्रिटिश संसद में आवाज उठी है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसका मामला उठाया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये आवाज बहुत कम है। प्रीति पटेल या कुछ एक सांसदों ने ये आवाज उठाई, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, मान लीजिए कि गाजा में जब अत्याचार हो रहे थे या फिर कहीं दूसरी जगह पर अगर मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहे होते हैं, उन देशों के मामले में जिस तरह से पश्चिमी देशों में आवाज उठाई जाती है, उसकी तुलना में अगर आप आज की तारीख में देखें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में पश्चिमी देश लगभग चुप से दिखाई देते हैं। इक्के दुक्के आवाज आती है, क्योंकि उन सबको पता है कि इनके पीछे किसकी सह है। इनके पीछे जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का संरक्षण हासिल है, इसीलिए सब लगभग चुप्पी साधे बैठे हुए। और इसी वजह से सबको इंतजार है 20 जनवरी का, कि शायद 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन होगी और तब अमेरिका का वो संरक्षण या वो समर्थन मोहम्मद यूनुस की सरकार को नहीं मिलेगा, उसके बाद शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़े। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें, भारत के नजरिए से देखें, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी केवल भारत की नहीं है, बल्कि अगर ये दुनिया भर में ये एक कानून है, ये एक मान्यता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए और उसको लेकर गाय बगाई टिप्पणियां आती है, तो ये टिप्पणियां पूरी दुनिया से बांग्लादेश के खिलाफ आनी चाहिए थी, जो नहीं आ रही है। कुछ एक ब्रिटिश संसद में आपने उदाहरण देखा, या चुनाव के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन अभी भी बहुत कम आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, और अभी भी लगातार जो हिंसा है वो और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे चिन्मय प्रभु के जो वकील है उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। और चलिए आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र में नए सीएम का शपथ ग्रहण होना है 5 तारीख को, लेकिन उससे पहले जो बयान संकेत मिल रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि महायुति क्या सब कुछ ठीक नहीं है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के पर सस्पेंस बरकरार है। अजित पवार दिल्ली में है, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। वहीं ठाणे में शिंदे ने बीमार होने की वजह से सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। सोर्सेस के मुताबिक शिंदे गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस के करीबी बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अब 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सस्पेंस आखिर क्यों है? 10 दिन हो गए हैं, सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि महायुति के 3 बड़े नेता कहां-कहां इस वक्त मौजूद हैं। अजित पवार अभी दिल्ली में मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे फिलहाल ठाणे में मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस मुंबई में रहकर वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा सरप्राइज क्या बाकी है क्या? कहा यह भी जा रहा है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण की तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन सीएम पर सस्पेंस है। क्या हालात अभी बने हुए हैं ये आपको समझाते हैं। कल होने वाली महायुति की मीटिंग टल गई है। फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन शिंदे से मिले हैं। अभी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी नहीं हुई है, तो अब सस्पेंस अभी भी है। फडणवीस का करीबी गिरीश महाजन ने ठाणे में एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा अवगत करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा।
और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि महायुति की बैठक अब कल हो सकती है, जिससे मंत्रालय बंटवारे के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सोर्सेस की माने तो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें यह विभाग देने की इच्छुक नहीं है। ऐसे में मंत्रालय बंटवारे में अगर गृह विभाग शिंदे को नहीं मिला तो वो खुद मंत्री बनेंगे या फिर नहीं, ये तय नहीं हुआ है अभी तक। इन सब के बीच विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। विजय रूपाणी ने क्या कहा, यह आपको सुना देते हैं। हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। नहीं, प्रोसीजर तो यही होती है कि सब संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर करते हैं। विजय रूपाणी को आपने सुना। और अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के सीएम पर सस्पेंस बरकरार है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां फुल फॉर्म में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। कल महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया है, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। और इधर एकनाथ शिंदे भले ही अपने गांव से वापस नहीं लौट रहे हो, लेकिन बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी है। सोर्सेस के मुताबिक महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होनी है। बीजेपी के सभी विधायकों को कल दोपहर तक मुंबई आने का निर्देश दे दिया गया है। 4 दिसंबर के दिन नेता का चुनाव करने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और उसको लेकर तैयारियां तेज है। अभी तक सरकार का गठन ना होने पर विपक्ष जहां महायुति पर निशाना साध रहा है, तो शिंदे गुट और अजित गुट के नेता जल्द सरकार गठन की बात कर रहे हैं। आप सुनिए। देखिए, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। और नरेश मस्के हो चाहे जो भी हो, एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। हाँ, ये है कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा देर से पक रही है। आज 9 दिन से ज़्यादा का समय आ गया। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है और आज महाराष्ट्र को एक पूर्णकालीन सरकार की आवश्यकता है। देखिए, विपक्ष को इतनी कड़ी हार होने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो विपक्ष किसी भी हालत में इस तरीके की बातें करेगा। अभी आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब की अगर प्रकृति बराबर नहीं है, जो इंसान 10-10 सभा करते थे, सवेरे से 8 बजे से रात को 4 सवेरे दूसरा दिन 4 बजे तक जो इंसान काम करता है, वो इंसान की हालत तो खराब हुई रहेगी ना। अभी उनकी अगर सेहत पे असर है, उसके ऊपर भी अगर ये राजनीति करना चाहते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजित दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी, तब सारा तय हो गया है। और देखिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन लाइव जुड़े हुए। कुमार, देखिए, सवाल यहां पर 2 बड़े उठते हुए नजर आ रहे हैं। पहला बड़ा सवाल तो यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और नाम हो सकता है सीएम के तौर पर, और दूसरा बड़ा सस्पेंस यह है कि एकनाथ शिंदे जो मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करने वाले हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, दोनों बातें बहुत ही वाजिब है करुणा। पहली बात अगर मैं करूं, एकनाथ शिंदे की जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक एक तरीके से कोप भवन में है। कोप भवन से मेरा मतलब वर्षा बंगले पे नहीं है। जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है वो थाने में है, कभी अपने गांव चले जाते हैं,
एक एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो मंत्रालय चाहिए वो मिलना चाहिए, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे जो अपनी बात कहनी है मैंने आला कमान बीजेपी को सुना दिया है, अब उनको तय करना है कि करना क्या है। लेकिन ये बात सच है कि मंत्री पद को लेकर वो नाराज है, और उनकी नाराजगी अब एक तरीके से जगजाहिर संकेतों में हो रही है। दूसरी बात जो आपने पूछा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह सवाल 9वें दिन भी यक्ष प्रश्न की तरह है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक यह निर्णय नहीं ले पाई है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। पर्यवेक्षक कल आ रहे हैं, सभी विधायकों को बोला गया है कि आज शाम तक मुंबई आ जाने के लिए। कल सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है, उसमें नेता चुना जाएगा, और पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी आ रहे हैं। लेकिन बात फिर वही घूम फिर के आती है कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या फिर कुछ और। भारतीय जनता पार्टी के हाल के दिनों के फैसलों को अगर नजर देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तो फैसला जो है, जो हमारी आपकी चुनावी सोच है उससे इतर आई है। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है? कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे नाम हैं, इन सब के बीच एक तरह से उहापोह की स्थिति जरूर बनी हुई है। एक अपडेट ये है कि आज 10:30 बजे आजाद मैदान में तीनों पार्टी के नेता जुटेंगे और शपथ ग्रहण तैयारियों का जायजा लेंगे। मतलब एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अजित पवार की दिल्ली में मौजूदगी, ठाणे में मौजूदगी एकनाथ शिंदे की, यह बताता है कि कुछ न कुछ उहापोह। बिल्कुल, तो यार सामने ये रखने की जरूर कोशिश है, दिखाने की सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्या अंदर खाने वाकई में महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद में क्या हंगामा अब नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की है। एक बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति विपक्षी नेताओं के साथ बनी है लोकसभा स्पीकर की। 13-14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर भी चर्चा होगी, प्रधानमंत्री मोदी भी बोलेंगे। आज सुबह 10 बजे खड़गे के ऑफिस में इंडिया गुट की बैठक भी होने वाली है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर इसमें रणनीति बनेगी, आगे का एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 5 दिनों में सिर्फ 69 मिनट काम हुआ है, तो वहीं इस दौरान राज्यसभा में सिर्फ 94 मिनट काम हुआ है। फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में सहमति जरूर बन गई है, लेकिन कांग्रेस सदन न चलने के लिए बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं किरेन रिजिजू ने बताया कि किन मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमति बनी है, आप देखिए। कि विपक्ष जरा भी 1 मिनट के लिए बेल में नहीं जा रहा है, विपक्ष कोई स्थिति ऐसी नहीं बना रहा है कि जिससे सदन स्थगित हो, पर पता नहीं किसका हुक्म है, किसका आदेश कि सदन सरकार नहीं चलने दे। हाथ जोड़कर प्रार्थना है सरकार से कि अरे इतना क्यों डरते हो अडानी से, इतना क्यों मणिपुर मुद्दे पे डरते हो, संभल मुद्दा पे बात करो ना, बताओ क्या है, इतना डरे हुए हो कि तुम सदन नहीं चलने दे रहे हो, और हमारी तो सुनते ही नहीं हो, देश की जनता की तो सुन लो। सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है, हम अच्छी तरह से उपयोग करें। समाजवादी पार्टी के संबल को लेकर भी आपने अग्री, जो भी चर्चा, जो भी विषय कोई भी पार्टी रखना चाहते हैं उसका नियम है, और नियम के तहत उसको इजाज़त भी दिया जाता है। सरकार भी नियम से बंधा हुआ है, नियम से बाहर जाकर के कोई नहीं कर सकता है। तो आज शीतकालीन सत्र का 6ठा दिन है और पिछले 5 दिनों में कितना कामकाज हुआ है आपको हम बताते हैं डिटेल में। लोकसभा में सिर्फ 4% काम हुआ है, जबकि राज्यसभा की बात की जाए तो सिर्फ 5% तक काम हुआ है। बाकी सारा वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल, और देखिए 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। किस दिन लोकसभा में कितनी कार्यवाही हुई है ये भी आप जान लीजिए। लोकसभा में 25 नवंबर को 6 मिनट सदन की कार्यवाही चली है। 27 नवंबर की बात करें तो संविधान दिवस था। 28 नवंबर को सिर्फ 15 मिनट सदन चल पाया। 29 नवंबर को महज 20 मिनट लोकसभा में काम हुआ है, तो 2 दिसंबर को 13 मिनट सदन की कार्यवाही चली है। यानी कि 25 नवंबर से अभी तक सिर्फ 69 मिनट लोकसभा की कार्यवाही चली है। तो आपको बता रहे पूरी जानकारी 25 नवंबर से लेकर अभी तक का आखिरकार क्या हुआ है संसद की कार्यवाही के को लेकर पूरी जानकारी। 69 मिनट कुल मिलाकर कार्यवाही चली है। और एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल अध्यक्ष रहे सुखबीर सिंह बादल के सजा की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, कल सजा दी गई थी अकाल तख्त की तरफ से।
थोड़ी देर पहले सुखबीर सिंह बादल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। बादल को दी गई सजा में स्वर्ण मंदिर में सेवादार के रूप में उन्हें काम करना है। बर्तन जो है, झूठे बर्तन और जूते साफ करने का आदेश उन्हें दिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल पहुंचे हैं। जो सजा का ऐलान किया गया अकाल तख्त की तरफ से, उस सजा को पूरा करने के लिए पहुंचे हैं सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर बादल पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप भी लगा था। उन पर गुरमीत राम रहीम के वेशभूषा विवाद में सजा के बजाय शिकायत वापस लेने के आरोप थे। साथ ही बरगाड़ी कांड में पीड़ित को न्याय दिलाने में कमी के आरोप भी लगे थे। इन्हीं आरोपों के बाद जो अकाल तख्त है उसने सजा सुनाई और जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वहां पर सेवादार के रूप में काम करने की पनिशमेंट सुनाई गई है, सजा सुनाई गई है। जो झूठे बर्तन होते हैं श्रद्धालुओं के, वो साफ करने को कहा गया सुखबीर सिंह बादल को सजा के स्वरूप। और साथ में जो जूते चप्पल रखे जाते हैं, सेवा भाव दिखाई जाती है गुरुद्वारे में, वो सुखबीर सिंह बादल भी करेंगे। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वही तस्वीरें हम देख रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल पहुंच चुके हैं। अब जो उन्हें सजा दी गई उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या सेवा करनी होगी? देखिए, सबसे पहले वो 1 घंटे के लिए बतौर सेवादार अपनी ड्यूटी देंगे, जिसमें उनके हाथ में एक बर्छा होगा और वो जिस तरह से आमतौर पे हम देखते हैं कि स्वर्ण मंदिर परिसर में जो सेवादार जो ड्यूटी अदा करते हैं, उस तरह से वो वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि उनके पैर में फ्रैक्चर है तो उनको अनुमति दी गई है कि वो व्हील चेयर पर बैठकर ये जो अपनी सेवा है वो देंगे। उसके बाद जब बाकी नेता जब बाथरूम साफ करेंगे और इसके अलावा लंगर हॉल के बर्तन धोएंगे, तब भी सुखबीर बादल वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये पहली सेवा है जो कि सुखबीर बादल यहाँ पर देने जा रहे हैं जब से उनको धार्मिक सजा सुनाई गई है। और वो बतौर सेवादार की तरह जो उन्होंने कुर्ता पजामा डाला हुआ है, अपने हाथ में पर्चा लेकर वहां पर तैनात रहेंगे। और जिस तरह से सेवादार हमने देखा है कि भीड़ को नियंत्रित करते हैं, आने जाने वाले लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी तरह से सुखबीर बादल भी वहां पर ड्यूटी देते हुए दिखाई देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसानों की अपनी मांगों को लेकर। किसान कल नोएडा से दिल्ली की ओर बढ़े, लेकिन प्रशासन और किसान संगठनों की बातचीत के बाद 1 हफ्ते की मोहलत सरकार को दी गई है और आंदोलन बहरहाल नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर थम गया है। समाधान के इंतजार में किसान यहीं पर टिके हुए हैं और देर रात ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे ही बिस्तर बिछाकर सो गए। किसानों का साफ कहना है कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो अगले हफ्ते फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा। ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप जरा देखिए, 2 नवंबर की ये तस्वीर है और इन सब के बीच अगर हम बात करें किस तरह से जो किसान हैं वो पहुंच गए थे नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल और यहीं पर, हालांकि अब ये देखिए बीती रात की अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो किसान है दलित प्रेरणा स्थल में डेरा जमाए हुए हैं और सरकार को उनकी मांगों के लिए अब 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। और दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों की रात कैसे कटी है, देखिए अभिजीत ठाकुर की ये लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा के किसानों ने आज दिल्ली कूच का प्रयास किया, लेकिन उन्हें नोएडा में ही रोक दिया। प्रशासन और किसान संगठनों के बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ कि 1 हफ्ते के भीतर उनके समस्याओं का निदान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले किसानों ने निर्णय लिया कि वो नोएडा के दलित स्मृति स्थल के भीतर ही 1 हफ्ते तक रुकेंगे और यहीं से आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और तमाम किसान और किसान संगठनों के नेता जो हैं वो यहीं पर रात को भी डेरा डाले हुए हैं। इस वक्त हम यहाँ से अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि किस तरीके से आंदोलनकारी किसान जो है वो अपनी रात अब अगले 7 दिनों तक यहीं बिताने का आह्वान कर चुके हैं। दिल्ली संसद मार्च का उनका आज का आह्वान था, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच और प्रशासन से बातचीत के बाद यह तय हुआ कि 1 हफ्ते तक वो और इंतज़ार करेंगे। अभी रात का वक्त है और हम अंदर चलेंगे। यहाँ से ये मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम भीतर जा रहे हैं और तमाम किसान जो आंदोलन करते हुए आज दिल्ली जाना चाहते थे वो इस वक्त भी यहाँ पर टिके हुए हैं। यहाँ पर क्या व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ज़मीनों पर ही ये गद्दे बिछे हुए हैं और उसमें तमाम लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। देर रात का ये वक्त है और तमाम जो आंदोलनकारी किसान हैं वो आज पूरी रात इसी तरीके से यहाँ पर काट रहे हैं।
और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत शर्मा का हम रुख करते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और उनके साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं। जरा जानिए और बात करिए पुनीत, किसानों से, किसान नेता से, कि आखिर उनका रुख क्या है, क्योंकि खबर यह है कि 1 हफ्ते की मोहलत सरकार को जरूर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त तमाम किसान मौजूद हैं जो पूरी रात यहाँ पर उन्होंने बिताई है। अनिल, ये बताइए कि 1 हफ्ते की मोहलत आप लोगों ने दी, आगे क्या रुख है आप लोगों का? आगे हमारा रुख ये है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम यहीं पे डटे रहेंगे, और हमारे जो भी किसान संगठन के लोग हैं जो हमारी इस कमेटी में, वो जो निर्णय लेंगे फिर आगे की रणनीति वो बनाएंगे। हमारे साथ और भी किसान नेता हैं, ये बताइए सर, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? सरकार कह रही है कि 1 हफ्ते में आप लोगों से बातचीत करी जाएगी, आप भी कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का वक्त दिया है। 1 हफ्ते में क्या चीजें बनती हुई नजर आ रही है? कल हम दिल्ली कूच कर रहे थे तो उस समय कुछ अधिकारी हमारे बीच में आए, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आपकी 2-3 दिन के अंदर हम जो है सचिव स्तर की वार्ता करा देते हैं और उसमें समाधान कराएंगे पक्का। तो कोई बात नहीं, हम दिल्ली से दूर नहीं है, दिल्ली हमसे दूर नहीं है, 500 गज की दूरी पर बैठे हुए हैं दिल्ली से, और जब चाहेंगे दिल्ली हम कूच करेंगे पक्का। या तो कर दो समाधान, नहीं तो होगा व्यवधान पक्का। फिर हमें दोष मत देना, ये हो गया वो हो गया। और किसान भी 6 दिसंबर को आ रहे हैं और हम भी अपने किसानों से अलग नहीं है, ध्यान कर लेना। गंभीर एक बड़ा निर्णय लेंगे। 10% प्लॉट हमारा बनता है। आबादी निस्तारण के लिए जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उनको धरातल पर लागू कर दो। नया भूमि अधिग्रहण, आए दिन आप जमीनें लेते हो और औने पौने दामों में किसान से छीन रहे हो। जो कमेटी ने निर्णय दिया है उसके आधार पर उनका 20% प्लॉट बनता है, उनको नौकरी बनती है, उनको बढ़ा हुआ मुआवजा बनता है। 10-10 साल हो गए हैं इस जिले में, 10 साल से अभी तक कोई भी पैसा जमीन का मुआवजे का बढ़ाया नहीं है। औने पौने दावों में लूट रहे हैं, मनमाने राग हो रहा है। देखते हैं कैसे लूट। अब आते हैं, आर-पार की लड़ाई होगी पूरी तरह से, आर-पार की लड़ाई। देखिए पूरी जो महिला ब्रिगेड है, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर पूरी रात यहीं पर उन्होंने काटी है सर्द आसमान के नीचे। उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए आप लोगों की क्या मांग है, कब तक यहाँ प्रदर्शन करेंगे? हमारी मांगे कोई लंबी चौड़ी नहीं है, हमारी छोटी सी मांग है। हमारा 10% दे दो और नया कानून लागू कर दो, और जी हमारा 64% दे दो। हमारे बच्चों को रोजगार दे दो। हमारी जमीन छीन ली, हम भिखारी बना दिए, हम रोड पे ला दिए। हम किसी हालत में भी इतना हमारा काम सब नहीं होएगा, मांगे पूरी नहीं होंगी, इतने हमारी घर वापसी नहीं है। घर वापसी नहीं है। अम्मा, आर पार की लड़ाई के मूड में? आर पार की लड़ाई पाए बेटा, अगर आर पार की लड़ाई पे ना आते ना तो यहाँ रात भर जड़ाए मरे। पेशाब था भी परेशान, लैटरिन था भी। ठीक है पुनीत, नजर बना के रखिए, जो वहाँ पर किसान हैं, महिला किसान हैं, वो भी बुलंदी के साथ अपनी आवाज को उठा रही हैं। और अब 7 दिन का अल्टीमेटम है, लेकिन धरना स्थल पर कैसे रात कटी है ये बता रहे थे और पुनीत बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में एक मैरिज लॉन कैसे बन गया जंग का मैदान, अब आपको बताते हैं। शादी समारोह में खाने को लेकर दरअसल जमकर बवाल हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पिटाई की है, छात्रों पर मारपीट और बमबाजी तक का आरोप है। बिना बुलाए शादी में खाना खाने घुस गए थे छात्र और उसके बाद फिर ये बवाल मच गया। लड़ाई हुई है। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का बवाल सामने आया है। बिन बुलाए शादी में पहुंच गए थे खाना खाने और उसके बाद जमकर बवाल हुआ, खाने पर जमकर बवाल हुआ। शादी समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बमबाजी भी हुई है। लखनऊ का ये जो कैसरबाग इलाका है, वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर बवाल मचा है। तो ये देखिए 2 तारीख की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। लखनऊ की शादी समारोह में खाने पर जमकर बवाल हो गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट की है और ये तस्वीरें भी आप जरा देख पा रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, कैसरबाग लखनऊ की शादी, कैसे जंग का मैदान, शादी का हॉल जंग का मैदान बन गया। लखनऊ में बिना बुलाए मेहमान आए और जमकर यहां पर बमबाजी और बवाल किया है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी देश गिनी से खौफनाक खबर सामने आई है। यहां पर एक फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा भड़क गई और इसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई। सवाल है खेल के मैदान में हिंसा भड़कने की वजह क्या थी? इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोई दीवार कूदकर भाग रहा है, कहीं बीच मैदान कई लोगों के बीच कुश्ती जारी है, तो कहीं सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें अफ्रीकी देश गिनी की है, जहां एक फुटबॉल मैच जंग का मैदान बन जाएगा और ये जंग 100 लोगों की जान ले लेगी। इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। दरअसल 1 दिसंबर के दिन गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर एंजेराकोरे में फुटबॉल मैच था। ये मैच लाबे और एंजेराकोरे फुटबॉल टीम के बीच खेला गया। मैच के दौरान रेफरी ने एक फैसला सुनाया जिसे लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए। झगड़ा होते देख दर्शक भी मैदान में घुस गए और हिंसा शुरू हो गई। दोनों फुटबॉल टीम के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सी और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख कुछ लोग स्टेडियम की दीवार कूदकर भागने की कोशिश करते देखे। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाद इस कदर बढ़ गया कि हिंसा शहर की सड़कों पर भी देखने को मिली। लोगों ने एंजेराकोरे पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दी। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस हिंसा में करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर यह भी कि जॉर्जिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान 113 पुलिस अधिकारी घायल भी हुए।